हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स में हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं हर रोज़। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों का एक अच्छा मिश्रण रहते हैं। और आज हम इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे 5। सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए। And in case there is any doubt that you're facing regarding the video or otherwise also environment me, so you can also mention that in the comments below. So starting with the first question is Soka recently in news is situated in Sikkim, Uttarakhand, Ladakh, Arunachal Pradesh. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। एक तो नाम से ही यू कैन ईजिली गैस। दूसरी चीज़ ये है कि ये न्यूज़ में बहुत रहा है। सो अनदर रीज़न फॉर यू टू गेस इट ईजीली। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं ऑफ द लास्ट वीक तो आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ लद्दाख। ठीक है। देखो जो सोकर है ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में जिनका नंबर ऑफ 42 हो गया है, लेटली दिसंबर 2020 में जो एक साइट ऐड की गई है वो सोकर वेटलैंड है जो कि लद्दाख में है। देखो इंडिया में पहले जो वेटलैंड्स थे उसके बाद जनवरी 2020 में 10 ऐड हुए। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में ऐड हुए, 2 नवंबर में ऐड हुए, दिसंबर में ऐड हुआ एक। तो अल्टीमेटली जो नंबर है वो 42 हो गया है। तो इस साल के लिए जो प्रीलिम्स है उसके लिए जो रामसर साइट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम मैप देखें यहाँ पर है सोकर। तो आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कि पैंगोंग, मोरीरी, सोकर को अगर हमने मैप में लगाना हो तो ये कैसे हैं। जैसे सबसे नॉर्थ में वी हैव पैंगोंग, देन वी हैव सोकर एंड देन वी हैव सोमोरीरी। इवन आपको ईस्ट टू वेस्ट भी पूछा जा सकता है तो पैंगोंग, मोरीरी और कर आ जाएगा। ठीक है। सो इज़ अ वर्ड विच मीन्स लेक। ठीक है, इसको लेक कहा जाता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट रामसर कन्वेंशन, ये 1971 में साइन की गई थी रामसर में, हेंस द नेम रामसर कन्वेंशन। रामसर इज़ अ सिटी इन ईरान, राइट। एंड ये बेसिकली वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए है। तो जब रामसर साइट डिक्लेयर हो जाता है वेटलैंड तो वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है और उसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। और मोस्टली वो वेटलैंड्स होते हैं जो कि थोड़े से थ्रेटेंड भी हैं। ठीक है, जिनको प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है। जो लेटेस्ट साइट है, ठीक है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 कनेक्टेड लेक, स्टार्स सपुक्सो एंड सोकर। ठीक है, इन लद्दाख, राइट। इसमें ये जो सोकर है ये हाइपर सेलाइन है और जो स्टार सपुक है वो हमारे पास फ्रेश वाटर है। इनफैक्ट नवंबर में भी 2 लोनार लेक इन महाराष्ट्र एंड सरोवर इन यूपी दे वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। तो 42 रामसर साइट्स हो गई हैं, किसी ज़माने में सिर्फ 26 होती थी, तो लेटली ऐड होती ही जा रही हैं, राइट। और जो सोकर है इसका मतलब है वाइट लेक। सो कार वुड बी मीनिंग वाइट बिकॉज ऑफ द वाइट salt efflorescence found on the margins due to evaporation of a highly saline water. So like I said, this lake is hyper saline. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनके बेसिस पे आपको बताना है ये कौन सा प्लांट है आउट ऑफ हिमालयन ट्रिलियम, सौसूरिया ओवालाता, हिमालयन ब्लू पॉपी एंड डेक्टाइल ओराइजा हटागिरिया, राइट। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो है इट इज़ फाउंड इन टेम्परेट एंड सब एल्पाइन जोन्स, मतलब कि ठंडी जगहों पे मिलता है। हिमालयन वाली ऑप्शंस कुड बी, वी कैन नॉट रूल आउट दैट। देन ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होता है ये प्लांट टू क्योर डिजीजेज लाइक डायसेंट्री। डायसेंट्री इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द इंटेस्टाइन्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक शिगेला एंड ऑल। वूंड्स, बॉयल स्किन पे हो जाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। इनफैक्ट इस जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं ना, इसको एंटी कैंसर और एंटी एजिंग भी कहा जाता है, प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। देन इसको नाग छत्री कहा जाता है। और अभी रिसेंटली ये क्यूज न्यूज़ में है इस चौथी स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि इसको रिसेंटली IUCN ने इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है। इसका जो नंबर है काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडेंजर्ड।
सो यू कैन एक्चुअली मार्क योर आंसर्स, यू कैन पॉज द वीडियो और आप एक बार फिर से ये ऑप्शंस पढ़ सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज हिमालयन ट्रिलियम. ना हिमालयन ट्रिलियम ना हमेशा ही न्यूज़ में रहता है काफ़ी टाइम से. रीज़न क्या है, क्योंकि ना काफ़ी लेटली ऐसा पता चला है कि इस प्लांट में ना बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, सो उस वजह से जो इसके फ्लावर्स हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, वो काफ़ी महंगे बिकते हैं. इवन चाइनीज़ मेडिसिन में ये यूज़ होता है. तो इसलिए ना इसके जो नंबर्स हैं काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन हो रहे हैं. ये जो हिमालयन ट्रिलियम है ना, ये हिमालयाज़ में मिलता है. इंडिया में तो मिलता है, नेपाल भूटान वगैरह में भी मिलता है, और इसको लेटली इंडेंजर डिक्लेयर किया गया है. In recent years, it has become one of the most traded commercial plants of the Himalayan region due to its high medicinal quality. ठीक है, इसमें ना बेसिकली स्टेरॉयडल सपोनेंट्स होते हैं. जो राइजोम होता है ना इसका प्लांट का, उसमें स्टेरॉइड्स हैं जिसके पास एंटी कैंसर और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. ये जो सेपोनेंट्स इससे मिलते हैं ना, उनमें एंटी कैंसर और एंटी एजिंग है, जिस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई है, एंड इट हैज़ बिकम एन ईजी टारगेट फॉर पोचर्स. राइट, अब देखो ये मोस्टली ना 2400 to 4000 मीटर्स अबव सी लेवल पे मिलता है, मतलब टेम्परेट और सब एल्पाइन जोन्स में. और ये इंडिया भूटान नेपाल चाइना सब जगह मिलता है. इंडिया में ये 4 स्टेट्स में मिलता है, हिमाचल जम्मू सिक्किम एंड उत्तराखंड. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाग छत्री. और अगर हम इसकी बात करें ना, तो पॉपुलेशन इसकी ऑलरेडी डिक्लाइन हो गई, और ऐसा माना जा रहा है कि एटलीस्ट 50% होगी बिटवीन 2010 एंड 2079. एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ना, डिमांड बहुत है वो. उसके बाद ना जो ये प्लांट होता है ना, ये सिर्फ एक साल में एक ही फूल प्रोड्यूस करता है, और इसकी जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो भी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड प्लांट्स में जाके होती है. मतलब जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है थ्रू पोलन्स एंड ऑल, वो बहुत कम है, क्योंकि एक ही फूल प्रोड्यूस कर रहा है पूरे साल में. ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिवली अगर हम कर ले ट्यूबर्स के थ्रू, तो वो भी ओल्ड प्लांट्स में होती है. तो इसकी जो रिप्रोडक्शन है ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. ठीक है, तो वो लॉन्ग लाइफ साइकिल, स्लो टू रीच रिप्रोडक्टिव मेचोरिटी, और पुअर कैपेसिटी फॉर सीड डिस्पर्सल. तो ये जो रीजंस है ना, इस वजह से भी इसका नंबर कम हो रहा है. तो हार्वेस्ट एक तो अनरेगुलेटेड है, जल्दी से हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, और रिप्रोडक्शन कम है. दैट हैज़ एक्चुअली लेड टू द लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लांट इन मैनी रीजन्स. ठीक है, और 2017 में ना मेडिसिनल प्लांट, इट वाज द हर्ब वाज रिकॉर्डेड एज अ मेडिसिनल प्लांट ट्रेडेड फ्रॉम इंडिया. और इसका इतना ज़्यादा प्राइस है कि $50 to $315 पर केजी के हिसाब से ये बिकता है. ठीक है, सो अब मेनली हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल कलेक्शन प्रोटोकॉल्स और कोटास आर नीडेड, इलीगल ट्रेड को प्रिवेंट करना है. ठीक है, उसके बाद नेचुरल हैबिटेट के जो एरियाज़ हैं, इसके नेचुरल हैबिटेट के, उनको कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ को बताना है. राइट, फेयरवाइल्ड जो स्टैंडर्ड है ना, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड आउट ऑफ कैम्ब्रिज यूके, जो कि सस्टेनेबल हार्वेस्ट एंड ट्रेड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट स्पीशीज़ में डील करता है. वो ये मानते हैं कि देखो ये जो प्लांट्स हैं, इनको हमें हार्वेस्ट भी करना है, क्योंकि मेडिसिन में यूज़ होता है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि प्लांट का जो नंबर है वो भी डिप्लीट ना हो, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, है ना. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. और उसमें फेयर वाइल्ड स्टैंडर्ड का भी वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट ऑल्सो, एंड public awareness should also be increased, right? Okay, then moving on to the next question. This is regarding BBX11. Recently heard in news is a DNA sequencing technique, GMO, branding of new wheat variety, a new crater lake plant gene. ये भी news में था. I hope you might have read about it. So in any ways you can mark your answer. So the correct answer, it is a plant gene. ठीक है, अब BBX11 क्या है? देखो, जो everyone knows that बेसिकली हमारे पास क्लोरोफिल जो होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, प्लांट्स में. अब क्या होता है, क्लोरोफिल बनने से पहले ना एक इंटरमीडिएट बनता है, प्रोटोक्लोरोफाइलाइट. ठीक है, अब आइसर के साइंटिस्ट ने एक ऐसा जीन आइडेंटिफाई किया है BBX11, जो कि प्रोटोक्लोरोफाइलाइट के लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो BBX11 इज़ अ जीन विच इज़ रिलेटेड टू दिस इंटरमीडिएट. वो इसके लेवल्स को रेगुलेट करता है, जो आगे जाके क्लोरोफिल बनता है. ठीक है, अब देखो
इसको थोड़ा ना समझने की कोशिश करो। द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स इज अ लेंदी मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही एक सीडलिंग ना सॉइल से इमर्ज होता है तो उसको क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए और अपनी ग्रोथ को खुद सपोर्ट कर पाए। ठीक है, सो प्लांट्स क्या करते हैं, एक प्रिकर्सर बनाते हैं पहले, प्रोटोक्लोरोफाइलाइट इन द डार्क। ठीक है, ये डार्क में बनता है और ये ना रेड ग्लो करता है। अगर इस पे प्लांट के ऊपर ब्लू लाइट डालो ना आप, तो ये रेड दिखेगा आपको। ठीक है, और ये जो है जैसे ही प्लांट लाइट में आता है ना, फिर जो लाइट डिपेंडेंट एंजाइम्स है ना, वो क्या करते हैं, प्रोटोक्लोरोफाइलाइट को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बेसिकली जो BBX11 है ना, वो इसके लेवल को रेगुलेट करता है। इसमें बोला गया है कि अमाउंट ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइलाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसका लेवल ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तभी एंजाइम्स जो हैं वो इसको कन्वर्ट कर पाएंगे क्लोरोफिल में। यू गेटिंग इट? सो जो प्रोटोक्लोरोफाइलाइट का जो अमाउंट है वो जितने लाइट एंजाइम्स हैं उन दोनों के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सेस है प्रोटोक्लोरोफाइलाइट का, है ना, तो अगर लाइट होगी, एक्सपोजर टू लाइट होगा, तो क्या होगा, फोटो ब्लीचिंग हो जाएगी। ठीक है, सो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। और अगर कम है, ठीक है, तो प्लांट्स इतना क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगी जितना इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्वेस्ट सनलाइट। तो वो इतना क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगे, कम क्लोरोफिल बनाएंगे। तो जो ये BBX11 जीन है ना, ये रेगुलेट करता है लेवल ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइलाइट, कि जो क्लोरोफिल बने वो अच्छे अमाउंट का बने, वो नॉर्मल अमाउंट का बने। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा तो लाइक आई सेड फोटो ब्लीचिंग हो जाएगी, अगर ये कम होगा तो क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं बनेगा। तो इसके लेवल को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लेवल को रेगुलेट करता है BBX11। ठीक है, अब सी, this study has tremendous implications in the agriculture sector in the tropical countries like India. ठीक है, तो बेसिकली ये प्लांट ग्रोथ को ना ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा अंडर स्ट्रेसफुल एंड रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस रैपिडली चेंज हो रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, वहाँ पे फार्मर्स आर सफरिंग ह्यूज लॉसेज इन द क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, उस वजह से डिस्ट्रेस हो जाता है, फार्मर सुसाइड्स हो जाते हैं। ठीक है, और रीजंस क्या हैं, या तो हाई लाइट, हाई टेम्परेचर, सिवियर ड्रॉट। तो जो यंग सीडलिंग्स है ना, दे आर सेंसिटिव टू हाई इरेडियंस ऑफ लाइट। तो ये जो स्टडी है ये ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकती है द प्लांट ग्रोथ अंडर दी स्ट्रेसफुल कंडीशंस। बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना पता चला है, BBX11 इज रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइलाइट विच इज इवेंचुअली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद कैस्पियन सी। राइट, सो हमें बताना है कौन सी कंट्रीज नहीं शेयर करती। सो वी हैव कज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड जॉर्जिया। राइट, सो प्लीज़ अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज उज़्बेकिस्तान एंड जॉर्जिया, है ना। उज़्बेकिस्तान एंड जॉर्जिया जो है वो शेयर नहीं करती, क्योंकि 5 कंट्रीज शेयर करती हैं। वी हैव कज़किस्तान, वी हैव तुर्कमेनिस्तान, वी हैव ईरान, वी हैव अज़रबैजान एंड वी हैव रशिया। उज़्बेकिस्तान डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद कैस्पियन सी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। देन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज़ अ मेजर ऑफ द इम्पैक्ट our activities have on the environment, especially climate change, often reported as a units of tons or kg of carbon dioxide each of us produces over a given period of time is known as carbon count, carbon credit, carbon emissions or carbon footprint. So again a very simple question, तो अपना आंसर मार्क कर लीजिए। So the correct answer is कार्बन फुटप्रिंट। राइट, कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है, देखो जैसे ये है ना, अब सपोज what I am producing in the form of emissions because of fuel that I am using, because of gas, because of electricity, because of transport, because of waste। ठीक है, तो मैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो मेरा कार्बन फुटप्रिंट है। इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़, वो इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एमिशंस आती हैं सच एज दोस विच रिजल्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जो एमिशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ना, बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे मीथेन वगैरह, वो भी कार्बन फुटप्रिंट में आती है। बेसिकली जितनी भी आप ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हो वो सब कार्बन फुटप्रिंट में आती हैं।
ठीक है। सो इट बेसिकली जो कार्बन फुटप्रिंट का आइडिया ना वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से आया था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाज एक्चुअली गिवन बाय कैनेडियन इकोलॉजिस्ट विलियम रीस एंड स्विस-बॉर्न रीजनल प्लानर वैकर नेगल। इनका कॉन्सेप्ट था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है कि कितना एरिया ऑफ लैंड चाहिए टू सस्टेन एन एक्टिविटी और अ पॉपुलेशन। ठीक है। सो इसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे वाटर यूज़ एंड द अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है। और जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हम लाइक आई सेड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, लाइक टन्स ऑफ CO2 और CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर। ठीक है। सो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है, लेकिन जो कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ही आया है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रीमिक्स। प्लीज डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5 इन द कमेंट्स बिलो, एंड इन केस आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस तो वो भी कमेंट्स में लिख दीजिए। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. So that's about it. Thank you for listening. Thank you so much.